कि नर्सिंग एग्जैक्टली क्या होती है? नर्सिंग का मतलब होता है नर्सिंग, इसका ही मतलब होता है कि नर्स करना, किसी को नरिश करना। अब स्टूडेंट को एग्जैक्टली क्या पढ़ाते हैं कि नर्सिंग में एग्जैक्टली रोल क्या आपको मिलेंगे? तो इंजेक्शन, मेडिकेशन, हेल्थ एजुकेशन, काउंसलिंग, गाइडेंस, ज़रूरत पड़ी वहाँ पे तो उस पेशेंट का पूरा पर्सनल हाइजीन हमको मेंटेन करके रखना है, तभी पेशेंट अच्छा होगा। डिफरेंस क्या है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में? जीएनएम जो है ना वो हम बोलते हैं उसको डिप्लोमा है, जो बीएससी नर्सिंग है ना वो डिग्री कोर्स है। जॉब अपॉर्चुनिटी तो दोनों को है, नर्सिंग में कोई खाली नहीं बैठता। मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी 101% यस, गारंटी है वो। मैम एग्जैक्टली नर्सिंग में क्या होता है? मतलब किसी पेशेंट की केयर करना ये तो मतलब है ही रोल, पर एग्जैक्टली क्या होता है? मतलब अगर कोई स्टूडेंट्स देख रहा हो और उसे नर्सिंग करना है, जैसा जो आपका कॉलेज है SM कॉन शैलेंद्र एमए के कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उसमें आप स्टूडेंट को एग्जैक्टली क्या पढ़ाते हैं कि नर्सिंग में एग्जैक्टली रोल क्या आपको मिलेंगे? वार्ड में जाके उनको क्या करना है ये जानना चाहते हैं, है ना। थेरी तो हो गया, थेरी एक पार्ट हो गया। फिर वार्ड में जाने के बाद में उनको पेशेंट का केयर करना, आपने बोला पेशेंट की केयर के अलावा पेशेंट के बेड को ठीक करने से लेकर के, क्योंकि वो पेशेंट है वो नहीं कर सकता, तो इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं समझना है इस चीज़ को। पेशेंट की जो बेडशीट होती है वो चेंज करने से लेकर के इंजेक्शन लगाना, मेडिकेशन देना, अगर पेशेंट मतलब स्टेबल नहीं है और खुद से उठ के नहीं बैठ सकता है तो उसको उठाना, पोजीशन देना, ब्रश नहीं कर सकता तो पेशेंट उसके रिलेटिव के साथ में मिलके उसको ब्रश करना, उसका कॉम्बिंग करना, मतलब सारे पर्सनल केयर भी पेशेंट की करनी है, एज वेल एज एजुकेट भी करना पेशेंट को। हेल्थ एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, हेल्थ से रिलेटेड उसको एजुकेट भी करना। पॉजिटिव हेल्थ, एवरीथिंग वहाँ पे पॉजिटिव रखना पड़ता है। मतलब आगे जो पेशेंट है हाँ। वो अच्छा भी महसूस करे हाँ। और आगे चल के ये जो गलती उसने की वो ना करे। यस यस। उसके अलावा हेल्थ एजुकेशन एक एडवोकेट करना, मतलब आप एक तरीके से वहाँ पे ये भी बन जाते हो, लॉयर भी बन जाते हो, उसके एडवोकेट करते हो आप उसको सही चीज़ें क्या है, गलत चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें भी आप उसको बताते हो। इवन दो कि अगर ये इंजेक्शन लगाना है तो उससे पूछते भी हैं कि आप हमें ये इंजेक्शन हम आपको लगा सकते हैं क्या, पाया परमिशन, कोई सर्जरी करनी है तो हम कर सकते हैं क्या, इस तरीके से हम उसको गाइड भी करते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये करना है, नहीं करना है, पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए। कभी कभी जो ऑपरेशन की ये पेशेंट डरते हैं कि नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं करना, इससे ये हो जाएगा, तो उसको पॉजिटिवली बताना कि नहीं अगर ये ऑपरेशन किया तो आप ही ठीक होंगे, हाँ। या आपको ही फायदा होगा, ऐसा पॉजिटिव वे में बताना उसको। हमें उसको काउंसलिंग भी, हम काउंसलर भी हैं, अच्छा ना से गाइड भी करते हैं, हम काउंसलिंग भी करते हैं। काउंसलिंग मतलब पेशेंट आएगा तो एकदम डरा रहेगा ना कि अरे मुझे ये बीमारी हो गई अब क्या होगा, तो हम उसको काउंसलिंग भी करते हैं कि अरे नहीं, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, आप ये सही डायरेक्शन में चल रहा है, ये सही हो रहा है, इस तरीके से। और उसको ये भी बताना है कि आप भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ वही सुनना है आपको। आपके मन में कोई डाउट है, रिलेटिव्स को कोई डाउट है तो आप लोग ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो। तो हाँ, हम लास्ट पॉइंट हमारा क्या था कि बच्चे को क्या क्या करना पड़ता है, तो इंजेक्शन, मेडिकेशन, हेल्थ एजुकेशन, काउंसलिंग, गाइडेंस, ज़रूरत पड़ी वहाँ पे तो उस पेशेंट का पूरा पर्सनल हाइजीन हमको मेंटेन करके रखना है, तभी पेशेंट अच्छा होगा। और यू विल ऑल्सो फील, मतलब आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ऐसा करने के बाद में, कोई अच्छा होके जाता है और अप्रिशिएट करता है तो वो फीलिंग तो मतलब जब आप केयर करोगे ना तभी पता चलेगा। मतलब अगर आप भी नर्स रही हो स्टार्टिंग में, तो आपका कोई ऐसा सिनेरियो है? बिल्कुल, मैं तो मतलब आई एम सो प्राउड। एक्चुअली मैं क्लिनिकल साइड के लिए आई थी। अच्छा। हाँ, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था टीचिंग में। मतलब एक अच्छी खासी स्टोरी है। हाँ। यहाँ आने से पहले मैंने बोला मुझे क्लिनिकल में ही जॉब करना है, तभी मैं ये इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करूँगी। तो अच्छा खासा चल रहा था, मैंने 9 मंथ पूरा क्लिनिकल किया, सर्जरी वार्ड में मैं पोस्टेड थी। इतने पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रहते थे, प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के बाद वाले, और उनकी केयर करना, मतलब ये बहुत हेक्टिक था। हमें 30 पेशेंट्स रहते थे एक
टू नर्सेस रहती थी, एक सीनियर एक जूनियर। मैं तो एकदम फ्रेशर थी तो जूनियर नर्स करके। लेकिन जो हम जब उनकी केयर करते थे और जैसे वो दुआएं देते थे ना कि बेटा बहुत अच्छा लगा, आप कितने अच्छे से सोते हो, आप कितने अच्छा काम करते हो, जब आप इंजेक्शन लगाते हो तो पता ही नहीं चलता कि आपने इंजेक्शन लगाया। और बस कितनी भी तकलीफ रहती थी ना तो बस फेस पे स्माइल था। फिर मतलब ऐसा एक कंडीशन आया कि टीचिंग के साइड में फिर उधर आना पड़ा, बिकॉज आई वॉज अ BSc नर्स। अच्छा, हाँ, मैं BSc नर्स थी, तो इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटी क्लिनिकल साइड में भी और टीचिंग साइड में था। तो गरज पड़ी टीचिंग साइड की, तो फिर मुझे टीचिंग में आना पड़ा। अदरवाइज जो हम केयर करने के बाद में जो बोलते हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, क्लिनिकल केयर में ही है। अच्छा, मतलब दुआएं मिलती हैं, बहुत मतलब पेशेंट को तकलीफ से निकलने के बाद खुद को अच्छा लगता है। हाँ, इवन ऐसे भी पेशेंट्स थे जब वो फॉलो अप के लिए आते थे, मतलब वो ठीक हो गए और उसके बाद जब वापस आते थे ना, उन्हें पैर छूते थे। अच्छा, कैन यू इमेजिन कि मतलब मैं जस्ट पास आउट 22-23 ईयर्स, पर उनका इतना। और कहीं बाहर भी हम गए ना, जैसे वर्धा के पेशेंट्स थे, हम नहीं पहचान पाते थे, लेकिन वो पहचान लेते थे कि ये इस यस यस। अच्छा, तो मतलब बहुत मतलब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ पूरा नर्सिंग का ये जर्नी करके। लेकिन सबसे जो फीलिंग्स थी ना, वो जो 9 मंथ मैंने क्लिनिकल केयर किया है ना, दैट वाज अमेजिंग फीलिंग फॉर मी रियली। तो मतलब मेरे साइड से आज भी मुझे बोले ना कि मैडम आप जाओ के क्लिनिकल बेड साइड में करोगे तो आई एम रेडी। अच्छा, नोबल प्रोफेशन है। और सीखने को बहुत मिलता है ना, सीखने को बहुत सीखने को मिलता है, नए नए लोगों से बात करने को मिलता है, और नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। अब उस समय की टेक्नोलॉजी और आज के में थोड़ा सा डिफरेंट, बहुत ही शिफ्ट हो चुका है टेक्नोलॉजी का। यस यस। और टीचिंग में तो आप कभी भी टीचिंग तो वहाँ पे भी कर सकते हो। बच्चे आते हैं पोस्टिंग को, अगर आपको टीच करना है तो आप बच्चों को वहाँ पे भी टीच कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको कॉलेज में ही आना है और कॉलेज में ही आके टीच करना है। मतलब जो नर्सेस है वो सिर्फ केयर में नहीं, वो टीचिंग में भी आ सकती। पेशेंट की केयर के अलावा भी टीचिंग में और भी मतलब अपॉर्चुनिटीज है, बहुत है। मैम, मुझे सबसे पहले ये जानना है कि नर्सिंग एग्जैक्टली क्या होता है। आप डीन है SM कौन नर्सिंग कॉलेज के, तो मुझे सबसे पहले ये जानना है कि नर्सिंग एग्जैक्टली क्या होती है। और मैंने ज़्यादातर देखा है कि लड़कियां ही नर्सिंग जो फील्ड है वो चूज़ करती है, तो ऐसा क्यों? लड़के भी होते हैं चूज़ करते हैं नर्सिंग फील्ड को, पर ज़्यादातर लड़कियां ही नर्सिंग फील्ड को चूज़ करती है, तो ऐसा क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ। नर्सिंग का मतलब होता है नर्सिंग, इसका ही मतलब होता है कि नर्स करना, किसी को नरिश करना, इन द सेंस पेशेंट की केयर, इंडिविजुअल की केयर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नर्सेस ही केयर करती, केयर हमारी मदर भी करती, सिस्टर भी करती है ना। तो आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे समझ में आएगा क्यों मैंने मदर बोला और सिस्टर बोला। जी, ठीक है। तो मैंने जैसे कि कहा कि हॉस्पिटल में पेशेंट की केयर करना, इंडिविजुअल की केयर करना, इवन फैमिली की केयर करती है वो। सोसाइटी में जाके कम्युनिटी में भी किसी को कोई तकलीफ है तो उनका भी केयर करना, और उसके साथ साथ जैसे डॉक्टर्स को असिस्ट करना। आपने देखा होगा कि, और ये कह सकते हैं हम लोग, ये हेल्थ केयर प्रोफेशन है, एक हेल्थ केयर का प्रोफेशन है। हाँ, जैसे सबसे पहले हमने सोचा, हम बोलते हैं कि डॉक्टर्स आते हैं, जो उसके बाद आप देखोगे कि नर्सेस का ही इम्पोर्टेंस है हॉस्पिटल में। और मतलब अगर डॉक्टर ने अपना काम करके चले गए तो पूरी जवाबदारी नर्सेस की होती है। मतलब डॉक्टर एक बार चेकअप कर लें कि हाँ कि इस पेशेंट को ये भी डिसीज है, हाँ, तो फिर आगे का काम नर्सेस का ही होता है। मेडिसिन देना, उसकी केयर करना, उसके जो मतलब मेडिसिन देने के बाद साइड इफेक्ट अच्छे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, फिर जाने तक, उनका घर जाने तक के पूरा केयर करना उनका। ठीक है। और दूसरा कि मतलब इसमें ज्यादातर लड़कियां क्यों आती है, आपने देखा होगा जितना केयर मदर कर सकती, फादर भी करते केयर, मैं ये नहीं बोलती हूँ, पर जो इम्पैथी के साथ में, जो लगाव के साथ में जो केयर मदर करती हैं, सिस्टर करती, फीमेल्स, स्पेशली फीमेल्स, आप एग्री हो कि नहीं मेरी बात से? है ना, ज्यादातर हाँ, मदर ही। तो वो जो गॉड गिफ्ट बोलते हैं ना, वो फीमेल्स को ज्यादा दिया है कि किसी की भी केयर करना, जल्दी से
उनको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हेल्प के लिए जाना, मेल्स भी जाते हैं, फादर भी जाते हैं। तो ये रुझान ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की तरफ गया कि अरे हाँ ये अच्छा केयर कर सकती हैं, अच्छा नर्स बन सकती हैं। इमोशनल ज्यादा होती है लड़की। यस, हाँ। वो मैं मतलब वो करेक्ट पॉइंट कि इमोशनल ज़्यादा होती है, सामने वाले की फीलिंग्स को समझ सकती हैं जल्दी से, है ना। पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल कैसा है कि मेल्स भी आते हैं इसमें और फीमेल्स भी आती है, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ना नर्सिंग, बहुत कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई भी बच्चा अगर एक बार ग्रेजुएशन कर लिया, उसको दूसरे दिन ही जॉब है उसका नर्सिंग में। सेकेंड डे अच्छा। जैसे फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ, जैसे डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, तो तुरंत उसको जॉब है। उससे पहले ही जब वो इंटर्नशिप कर रहा है ना, तभी प्लेसमेंट की एक्टिविटी होती है और उसको पता चल जाता है कि मैं यहाँ पे प्लेस होने वाला हूँ और मेरा पैकेज इतना रहने वाला है। हाँ। और अगर बच्चा और भी अच्छा है, एकदम ब्रिलियंट है, उसको बाहर वगैरह जाना है, तो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा एकदम ह्यूज, मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। जी। आपके कॉलेज में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम है, शालिनी तैयब के कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो इसमें डिफरेंस क्या है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में? हाँ, तो जीएनएम जो है ना, वो हम बोलते हैं उसको डिप्लोमा है। अच्छा, डिप्लोमा कोर्स है, कितने साल का होता वो 3 इयर्स का होता है। और जो बीएससी नर्सिंग है ना, वो डिग्री कोर्स है और वो 4 इयर्स का होता है। अब आपको मैं इसमें एंट्री और एग्जिट के बाद क्या होता है ये भी आपको बताती हूँ। जैसे जीएनएम के लिए हाँ, अभी तो मोस्टली कंपलसरी कर दिया है कि साइंस ग्रुप को लेना है, बट सम परसेंटेज ऑफ द आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप वाले भी आ सकते हैं जीएनएम में, जहाँ डिप्लोमा करना है। अच्छा, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स भी आ सकते हैं इसमें, साइंस भी आ सकता है इसमें, तीनों को। लेकिन बीएससी में सिर्फ साइंस ग्रुप को ही लेते हैं। यस, और उसमें भी कैसा है, जीएनएम में पीसीबी का ऐसा कुछ ये नहीं रहता कि इतने ही होने चाहिए, इतना मार्क होना चाहिए। पर बीएससी नर्सिंग के लिए पीसीबी का मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हाँ, तो जो क्या जैसे कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है, तो उनको 135 मार्क्स लगते हैं बीएससी नर्सिंग करना है तो। और अगर बाकी की जो कैटेगरी है तो उनको 120 मार्क्स लगते हैं अगर उनको बीएससी नर्सिंग करना है तो। दूसरी चीज, अगर जैसे जैसे कि मैंने बताया कि कॉलेज होता है और क्लिनिकल साइड होता है, हॉस्पिटल साइड होता है। तो जो अपॉर्चुनिटी है ना, तो जीएनएम का जो डिप्लोमा किया है उसको मतलब हॉस्पिटल में ही रखेंगे। अच्छा, उसको टीचिंग में नहीं मिलेगा। हाँ, जब तक वो डिग्री नहीं करता। अच्छा, अगेन मैं बताऊंगी कि कैसे वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब जीएनएम के बाद से हाँ डिग्री कर सकते हैं। अच्छा, ओके। तो ऐसा नहीं कि जीएनएम किया तो कुछ बहुत बड़ा गलत किया हुआ है, वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर रहता है और फीस में भी डिफरेंस रहता है। और उस समय वो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आया होगा कि मुझे नर्सिंग करना, और उसने आर्ट्स ले लिया होगा जब वो 11th-12th में था, कॉमर्स ले लिया होगा, पर बाद में उसको इंटरेस्ट आया कि अरे नहीं, मुझे तो ये प्रोफेशन हेल्थ प्रोफेशन है, बहुत अच्छा है, कम से कम डॉक्टर नहीं बन सकता बट एज अ हेल्थ प्रोफेशनल बीइंग मतलब नर्स तो बन सकता हूँ, बन सकती हूँ, ऐसा रहता है। तो बीएससी नर्सिंग वालों को दोनों साइड में अपॉर्चुनिटी है, हॉस्पिटल साइड में भी है और कॉलेज साइड में भी है। बट अभी क्या हो रहा है कि बीएससी नर्सिंग वालों को भी धीरे धीरे कॉलेज के साइड में कम कर रहे हैं। अब उनको एमएससी वालों को ज़्यादा कॉलेज साइड में अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हाँ, क्योंकि आजकल एजुकेशन भी बहुत बढ़ता जा रहा है, बच्चे भी बहुत अवेयर हो गए हैं और धीरे धीरे वो पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं और करते रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिसका एजुकेशन ज़्यादा रहेगा उसको। जब बीएससी नर्सिंग की 2006 में, तो उस समय बीएससी नर्सिंग यहाँ की बात करती हूँ मैं, जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में हूँ मैं। मतलब आप तो यही नहीं, मैं यहाँ जॉब करने के लिए आई। अच्छा, करके मैं जॉब के लिए यहाँ पे आई। तो 2006 में बहुत कम थे बीएससी नर्सिंग वाले। तो मैं क्लिनिकल साइड में थी, मुझे क्लिनिकल में इंटरेस्ट था, मुझे क्लिनिकल करना था। पर बीएससी नर्सिंग अगेन मैं बोली तो कॉलेज में नीड थी, तो हमें फिर वहाँ से इधर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो उनको अपॉर्चुनिटी कॉलेज के साइड में भी है बीएससी नर्सिंग को, बट वो डिप्लोमा जो जीएनएम है उनको डायरेक्टली कॉलेज में नहीं ले सकते हैं।
हाँ, कोई भी कॉलेज में वो एएनएम कॉलेजेस में काम कर सकते हैं जीएनएम वाले, बट बीएससी कॉलेजेस में नहीं काम कर सकते हैं। इवन जीएनएम में भी वो नहीं काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, हमारे कॉलेज में जीएनएम और बीएससी है, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द फैकल्टी एमएससी नर्स है, पीएचडी है और पीबीबीएससी है और बीएससी है, ऐसे रहते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैंने जैसे कि बोला कि जीएनएम करने के बाद में वो डिग्री भी कर सकते हैं। बाद में लगा अरे मैंने तो जीएनएम कर लिया, मुझे तो और भी कुछ करना चाहिए था। मतलब अगर टीचिंग साइड में इंटरेस्ट आया तो टीचिंग में भी जाना है। यस, तो वो कर सकते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। वो भी हमारे इंस्टीट्यूशन में है, हमारे इन द सेंस DMIHER के अंडर में एक और नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ पे वो पीबीबीएससी कर सकते हैं और वो फिर डिग्री में आ सकते हैं। मतलब किसी ने जीएनएम किया तो उसके बाद पीबीएससी में जा सकते हैं, पोस्ट बेसिक बोलते हैं उसको, बीएससी नर्सिंग नहीं बोलते उसको। वो कितने साल? 2 साल का है। मतलब जीएनएम के बाद, यस, जीएनएम के बाद 2 साल का पीबीबीएससी ये कोर्स करने के बाद वो डिप्लोमा डिग्री में कन्वर्ट होगा, मतलब डिग्री हो जाएगा। वो डिग्री कोर्स है, जैसे हम एक सर्टिफिकेट कोर्स किए, डिप्लोमा किए, फिर डिग्री किए ना, तो डिप्लोमा के बाद में वो डिग्री में कर सकते हैं। जैसे यूजी के बाद में हमने पीजी किए, तो वैसे ही ये जीएनएम के बाद में पीबीबीएससी करके वो डिग्री में हो जाएगा उसका। तो नाउ ही इज मतलब जो भी बंदा है वो एलिजिबल फॉर द इक्वल टू बीएससी नर्सिंग। मतलब जीएनएम के बाद 2 साल पीबीबीएससी, फिर उसके बाद एमएससी कर सकते हैं। मतलब अगर उसको आगे पढ़ना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। यस, यही है डिफरेंस कि जीएनएम के बाद डायरेक्टली पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकता, उसको ये 2 साल यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब उसको डिग्री करना ही होगा तभी वो एमएससी में जा सकता है, ऐसा है। और कोई मेजर डिफरेंस बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में? यस, सैलरी का डिफरेंस होता है। अच्छा, सबसे बड़ा तो जीएनएम वालों को जैसे एक तो अपॉर्चुनिटी की रहती है। अगर 2 लोग आए हुए हैं, किसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू है, फॉर एग्जांपल 2 लोग गए हैं, एक ने जीएनएम किया हुआ है और दूसरे ने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, तो पहले ट्राई करेंगे कि वो बीएससी नर्सिंग वाले को उस हॉस्पिटल में ले। ये एक हो गया। दूसरी सैलरी क्या होता है कि इसको जीएनएम वाले को 10,000 मिलेंगे तो बीएससी वाले को 12 से 15,000 रुपये मिलेंगे। मतलब मैं ऐसा बता रही हूँ, और ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल के ऊपर कि वो किसको, बट ऑल द टाइम हमेशा ऐसा ही रहेगा कि जीएनएम वालों की सैलरी बीएससी वालों से, जैसे अगर इंटरव्यू के लिए गए तो बीएससी वालों को ज़्यादा रहेगा। हाँ, एक्सपीरियंस के बाद की बात अलग है। फ्रेशर्स के ये तो मैंने फ्रेशर्स का बताया। फ्रेशर्स के लेवल पे जॉब अपॉर्चुनिटी तो दोनों को है, नर्सिंग में कोई खाली नहीं बैठता। मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी 100% यस, गारंटी है। वो डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर कि उसको जॉब करना है कि नहीं करना है, या आगे पढ़ना है, या कहाँ जॉब करना है, क्या करना है, ऐसा। पर जॉब तो गारंटी है, कोई भी नर्सिंग का पर्सन खाली नहीं बैठता। उसकी डिग्री भी बहुत मायने रखती है। अच्छा। हाँ, तो आपका कॉलेज में मतलब आपके कॉलेज से इंटर्नशिप पे भी जाते होंगे, मतलब पूरा 4 साल या 3 साल हॉस्पिटल जाने के लिए वेट नहीं करना पड़ता? नहीं, पर इंटर्नशिप कब से शुरू? फर्स्ट ईयर से ही जाते हैं हमारे बच्चे। फर्स्ट ईयर से जाते? हाँ, अच्छा। जैसे वो फर्स्ट ईयर में आते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में एक बैच आई, फिर 2 to 3 मंथ्स में उनका हम थेरी क्लासेस करते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम करते जैसे वेलकम बोलते हैं, तो हम इसको साइंटिफिकली हमारे यूनिवर्सिटी के थ्रू इसको इंडक्शन बोलते हैं, जिसमें हम उसको सिलेबस के बारे में बताते हैं, हम पूरा ओरिएंट कराते हैं, यूनिवर्सिटी क्या होती है, क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हमारे अथॉरिटीज़ कौन होते हैं, फिर आप हॉस्पिटल में कब जाएंगे, आपका टाइम टेबल कैसा रहेगा, कब एग्ज़ाम होगा, ये पूरा ओरिएंटेशन थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ ये 2 to 3 मंथ्स में हम उनको करते हैं, और इमीडिएटली फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो फाइनल ईयर में पहुंचेंगे तभी हॉस्पिटल, मतलब उनको ओरिएंट हॉस्पिटल भी जाना है, थ्योरी भी करना है, हॉस्पिटल भी जाना है, थ्योरी भी करना है, एग्जाम में लिखना है। अच्छा। हाँ, मैम आपने जैसे बोला कि थ्योरी भी करना है, हॉस्पिटल भी जाना है, इंटर्नशिप का, तो प्रोजेक्ट्स भी रहते होंगे, असाइनमेंट्स, सिलेबस कंप्लीशन, एग्जाम की टेंशन, तो एक स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ा असर पड़ता है कि जब नाइट शिफ्ट भी होती होगी, तो आप
शल्यते में कॉलेज ऑफ नर्सिंग में स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान कैसे रखते हैं ताकि वो इतना सब कुछ करने के बाद भी ठीक रहे? हम क्या करते हैं कि स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें कराते हैं। और मतलब बुला के जैसे हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि वो जब मीटिंग हो रही तभी हम उनको बुला रहे, तभी काउंसलिंग कर रहे हैं। हम उनका परफॉर्मेंस भी देखते रहते हैं, असाइनमेंट भी। फॉर एग्जांपल 1 वीक की पोस्टिंग हुई ना, तो उसमें 2 ही असाइनमेंट करना है उनको। अच्छा। हाँ, 4 वीक की थ्योरी है ना, तो 4 ही असाइनमेंट करने हैं। और उसको हेल्प करते हैं और हर तरफ से सपोर्ट करते हैं। अब असाइनमेंट उसको बनाना है, लाइक पावर पर प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हमारे यहाँ ही कंप्यूटर है, उसके लिए उसको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, इस तरीके से। और इतना इन्वायरमेंट हम फ्रेंडली रखा हुआ है कॉलेज का कि ठीक है, डीन को तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, है ना। हाँ। बाहर टीचर को ये बता के रखते हैं कि ओके मैं ऐसे स्ट्रिक्ट हूँ, पर आप लोग अंदर तक जाओ, देखो, एक्सक्यूज करो, मतलब स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली बिहेव करो, कि वो अपनी बातें आपको बता सके। नॉन टीचिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा है हमारा, सिर्फ टीचिंग ही नहीं, तो नॉन टीचिंग को भी कभी कभी अप्रोच करते हैं। और ऐसा बहुत क्रिएट करके नहीं रखा हुआ है कि अरे तुमने क्यों बताया, अरे तुमने ऐसा क्यों किया। और सबको बता के रखा, थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखो। कुछ आइडेंटिफाइड बच्चे रहते हैं जिनको तुम ऑब्जर्व करो। और हमारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे बाकायदा डेली का रिपोर्टिंग होता है कि आपका बच्चा कॉलेज आया है कि नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें। और असाइनमेंट में भी हम उनको हेल्प करते हैं, एक्स्ट्रा का टाइम देते हैं, कभी कभी अपने साथ बिठाते हैं, करो बोलते हैं हम। वो कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ बैठो 4-5 लोग एक साथ, फ्री भी छोड़ देते हैं, जैसा तुमको लगता है तुम करके आओ ये असाइनमेंट्स, पर करके आते हैं एट लास्ट। मतलब नर्सिंग के बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं कि हम नर्स हैं तो हमको सिंसियर और डिसिप्लिन में रहना ही है। अच्छा। हाँ, फर्स्ट ईयर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, एकदम नए बच्चे आते हैं, 6 मंथ के बाद में बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। और ऐसा कुछ बहुत बड़ा मेंटल इशू नहीं होता है मेंटल हेल्थ का। एक ये तो हमारे पास में ये सारी रेमेडीज है ऑलरेडी, यूनिवर्सिटी से प्रोवाइडेड है, प्लस हम लोग सपोर्ट करते हैं। और जब वो पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी हमारा एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। अच्छा, मतलब फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, अप्लाइड साइकोलॉजी है। मतलब जो आप पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट्स खुद पे भी अप्लाई करते हैं। करेक्ट। अच्छा अच्छा। मैं पेशेंट की केयर करना मतलब एक जिम्मेदारी का काम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। तो एसएम कॉन में आप स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाती है ताकि उनसे कुछ कोई गलती ना हो पेशेंट की केयर करते में? तो मतलब जैसे कि हमारा ना नर्सिंग का करिकुलम ही बहुत अच्छे से बना हुआ है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे को क्या करना है, सेकेंड ईयर में बच्चा जाएगा तो क्या करेगा, थर्ड ईयर में क्या होगा, फाइनल ईयर में क्या होगा, ये एक चीज़ हो गई। और रही बात पढ़ाने की, तो हम एकदम से उनको इंजेक्शन देने के लिए और मेडिकेशन देने के लिए नहीं लगा देते हैं। जो 2 मंथ्स है थ्योरी पढ़ाने के बाद में हमारे पास खुद का लैब है। हाँ, हमारे पास खुद का लैब है, डमीज है, जहाँ हम उनको सिखाते हैं कि आप पेशेंट को जब इंजेक्शन लगाओगे या मेडिकेशन दोगे तो क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। एक तो हम अपने लैब में सिखाते हैं, दूसरा हमारी यूनिवर्सिटी में एक और लैब है, स्किल लैब, जहाँ पे और भी एडवांस डमीज हैं। अच्छा। और उसके बाद भी एडवांस डमीज है, और कुछ हमारे लोग भी ऐसे हैं जो पेशेंट के जैसे एक्ट करते हैं रियल में, क्योंकि डमी के ऊपर पढ़ा के बच्चे को रियल वाला तो नहीं समझ में आएगा। मतलब डमी मतलब एक पेशेंट जैसा रहेगा। हाँ, पेशेंट जैसा रहता है डमी, जिसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हम सारी चीज़ें, है ना। उसके बाद में फिर उससे भी एडवांस डमीज है जिसमें आवाज़ भी निकलती है, जिसमें रियल में चीज़ें भी होती हैं। ऐसे भी टास्क वहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सिखाने के लिए डिजिटल बोर्ड भी है। उसके अलावा ऐसे भी एडवांस, जिसको हाई फिडेलिटी डमी मतलब बोलते हैं हम लोग, मैनिकिन्स बोलते हैं, एक्चुअली मेडिकल में मैनिकिन्स बोलते हैं, मैं डमी बता रही हूँ आपको। तो ऐसे भी डमीज हैं जहाँ पे बच्चे रियल में प्रैक्टिस, अगर किसी का बीपी ले रहे हैं तो वहाँ उस डमी में मेजर कर सकते हो बीपी, किसी का ईसीजी देखता है तो वहाँ पे मेजर कर सकते हैं, तो फिर उनको डर नहीं लगेगा ना। हाँ, रियल में एक पेशेंट के ऊपर में करने से पहले उनको ये सारे वर्चुअली इसके ऊपर कराते हैं, नो डमीज के ऊपर कराते हैं। मतलब वो डमी एक रियल पेशेंट जैसे होता है, एक्ट करते हैं, मतलब जो आवाज निकलती है हमारे अंदर जो होता है। हाँ। वो डमी में भी होता हाँ, जो इंडिकेटर्स अप्लाई, जैसे ईसीजी है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, वाइटल साइन के पल्स वगैरह देखना है, तो ऐसे एडवांस डमीज हैं हमारे पास। ठीक है।
ये एक हो गया। दूसरी चीज एक्ट भी करते हैं, जैसे रोल प्ले जैसा एक्ट भी करेंगे कि हम पहले से सिनेरियो बता देंगे कि आपको ऐसे एक्टिंग करना है। वो बच्चे भी कर सकते हैं और हमारे पास लोग हैं वो इस तरीके से एक्ट करते हैं। मतलब पेशेंट बनो, आप इसके पेशेंट बनना है आपको। जैसे फीवर है तो फीवर का पेशेंट बनना है आपको। तो इस तरीके से भी हम बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। तो उसे गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये सारी चीजें हुई। जब बच्चा पोस्टिंग के लिए क्लिनिकल में जाता है, लाइक हमारा पोस्टिंग 8 AM to 2:30 तक के रहता है ना आफ्टरनून में, जब पोस्टिंग का ड्यूरेशन जो है बच्चे, तो वो पूरे समय में वहाँ पे टीचर अवेलेबल रहता है। अच्छा, मतलब ऑब्जर्व करने के लिए क्या? ऑब्जर्व करने के लिए, सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए नहीं, सिखाने के लिए। क्योंकि रियल पेशेंट में गया है, कितना भी हमने डमी में सिखा लिया, रियल में सिखा, वहाँ डमी पे एकदम बता दिया कि बीपी ऐसे लेना, पर रियल पेशेंट के सामने जब उसको बात करना है तो भी उसके में वो कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए। तो हमारे टीचर्स रहते हैं वहाँ पे, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं। इवन हमें भी वहाँ पे, हम भी जाते हैं सुपरवाइज करने, मॉनिटर करने। और बच्चा अगर क्वेश्चन पूछता है, कुछ है, तो हम भी सिखाते हैं उनको। ऐसा थोड़ी हमने भी सीखा है इस तरीके से। प्लस सीनियर्स रहते हैं, प्लस नर्सेस रहती हैं। तो मतलब 360 डिग्री मॉनिटरिंग हम बोल सकते हैं कि वो मिस्टेक ना करे। और उसके बाद भी, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग अलग होता है। ये किसी का एग्रेशन रहता है, कोई ठीक है, अच्छा रहता है, पर कोई किसी का नेचर अलग रहता है। हाँ, तो अब इस सब चीजों के लिए हमारे पास ना प्रोसीजर्स होते हैं हर एक का। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि किसी का फीवर भी लेना है ना, तो एक पूरी चेकलिस्ट है, एक प्रोसीजर है। उस चेकलिस्ट से भी हम सिखाते हैं उसमें। तो डायरेक्टली जाके ऐसा नहीं है कि गए और हमने थर्मामीटर लगाया और टेम्परेचर ले लिया। हम जाएंगे, पेशेंट को पूछेंगे, मैं बताएंगे कि मैं आपका टेम्परेचर लेने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो मैं ले लूँ क्या आपका टेम्परेचर? पेशेंट क्या, मतलब हम कंसेंट लेते हैं, ऐसे ओरल कंसेंट, ऐसे राइटिंग में नहीं, ओरल कंसेंट। तो बोलेगा कि हाँ ले लीजिए। और उसके बाद में भी वो पेशेंट वही पेशेंट है क्या, वो भी हम चेक करेंगे। फिर उसको रिकॉर्डिंग भी वहीं पे हमें करना है इमीडिएटली। तो ये सारी चीजें, मतलब एक रूटीन ही बन जाता है उस बच्चे का कि मुझे क्या करना है फर्स्ट ईयर से। तो मतलब वो उस हिसाब से चलता है, वो गलती भी ना हो सके। हाँ, यस, यही है कि उससे गलती ना हो सके, होता ही ऐसा है ही। और वो हमारे पास पूरी चेकलिस्ट की फाइल है, क्या सिखाना है बच्चे को, टीचर उसमें से निकालेगा, फिर देखेगा हाँ हमको ये सिखाना, और स्टेप बाय स्टेप वो ऐसे ही चलेगी। अच्छा, मतलब ये वो चेकलिस्ट में ये रहेगा कि पेशेंट आती है, उसको क्या बोलना है, उसके क्या जानकारी लेनी है। हाँ, मतलब ये चेकलिस्ट। यस, ये सारी चीजें हैं, ये फॉलो ही करना है बिल्कुल। मतलब ये फॉलो करने से मिस्टेक्स नहीं होते हैं, और नहीं ही करते हैं बच्चे मिस्टेक्स ऐसा। और इतना बड़ा कुछ, हम फाइनल ईयर जाते तक तो उनके अंदर ही पूरा बस जाता है कि अरे हमें ये करना ही है। और वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं बहुत, कि अगर ऐसा कुछ किया तो ये कोई छोटी बात नहीं है, पेशेंट बहुत सीरियस हो सकता है, बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मेरा नाम खराब हो सकता है, मुझे प्रोफेशन में से भी निकाला जा सकता है। अगर कोई नेग्लिजेंसी की वजह से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई तो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाता है। बहुत बड़ा ये है ये। तो इट्स नॉट, मतलब बहुत अच्छा जॉब है बट नॉट इजी। आपको पूरा अपने पूरे सेंसरी ऑर्गन ओपन करके काम करना पड़ता है, मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। अच्छा। यस, जब आप वार्ड में काम कर रहे हैं, इमरजेंसी यूनिट में काम कर रहे हैं, आईसीयू में काम कर रहे हैं, आप पेशेंट को बचा सकते हैं। आप कुछ ऐसा इंडिकेशन देखेंगे कि आप बचाते हो पेशेंट को। अच्छा, ऐसे तो नर्सिंग तो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। मैम, एक नर्सेस को सिर्फ एक पेशेंट नहीं, बहुत सारे पेशेंट संभालने पड़ते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स की केयर करनी पड़ती है। तो नर्सेस भी एक वक्त के बाद थक जाती होंगी, तो उसके लिए नर्सेस क्या किया जाता है कि प्रॉपर बिहेवियर हर पेशेंट के साथ मेंटेन रहे? एक तो मतलब हाँ, ये तो हो सकता है, करेक्ट है आपका क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करते हैं अथॉरिटीज़, क्या करती हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करते हैं, वो टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना, उनको इनकरेज करना। और फिर उसके बाद में एक ये होता है कि कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट,
कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है उनको भी टीचिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एजुकेशन आपने डिग्री कर ली, डिप्लोमा कर लिया, इस समय में भी उनको टीचिंग मतलब ऐसे प्लान करते हैं। सीए नहीं बोलते हैं जिसको, कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन बोलते हैं। कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन का मतलब होता है उनको टीच करना। हमें दिख रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आइडेंटिफाई करते हैं ना। जैसे हमने देखा कि स्टूडेंट को हम कैसे काउंसलिंग की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही फैकल्टी को भी, जो नर्सिंग स्टाफ है उसको भी काउंसलिंग की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो आइडेंटिफाई करते हैं और उस टॉपिक को लेकर के उसके बारे में फिर डिस्कशन किया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। ये कम्युनिकेशन कैसे रखना है, तो कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है, टेक्निक सिखाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें अपने इंस्टीट्यूशन में, अगेन मैंने वो एसवीएल लैब बताया था ना आपको, वर्चुअल लैब जो है, तो वहाँ पे भी ये एक्टिविटी की जाती है। और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हॉस्पिटल अथॉरिटी भी ये सारी चीज़ें करती है। फिर भी अगर किसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनको कुछ समय के लिए काउंसलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए उनको भी रिफर किया जाता है। अच्छा, मतलब नर्सेस की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है, यस। और सबसे बड़ी बात पहले से उसके में ये है कि मैं नर्स हूँ तो मुझे इस तरीके से बिहेव नहीं करना, नहीं तो मेरा पेशेंट तो मेरे इस तरीके के बिहेवियर से परेशान हो जाएगा और वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो वो तो ऑलरेडी हमारे को माइंड सेट रहता है ना, मैं ही फ्रस्ट्रेटेड रहूंगी तो फिर मैं दूसरे की केयर कैसे करूँ उसकी, है ना। और 8 घंटे का ही रहता है ना ड्यूटी, 8 घंटे के बाद में उन्होंने अपना केयर किया और फिर ओके है तो मतलब वो वापस सेट हो जाते हैं वो। अच्छा मैम, कोई स्टूडेंट है, उसको बीएससी नर्सिंग या जीएनएम में आना है पर उसको ब्लड हैंडल नहीं करना है, तो आप उसे क्या सलाह दोगे? सबसे पहली बात, हमारी खुद की बॉडी और उसकी खुद की बॉडी तो ब्लड से बना हुआ है। कभी ना कभी तो उसको भी चोट लगी होगी ना, तो देखा होगा ना उसने। ठीक है, उसको नहीं, मतलब उसको करना है नर्सिंग, बट उसको ब्लड हैंडल नहीं करना है। बट जैसे धीरे धीरे फर्स्ट ईयर में उसको ब्लड हैंडल करने के लिए नहीं बोलेंगे हम आज, तो जैसे इन्वॉल्व होगा तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर स्लोली वो सीखने लग जाएगा। तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में वैसे डायरेक्टली ब्लड हैंडल करने के लिए उसको नहीं जाना है। और जब उसके दिमाग में ये चीज़ आएगी, अरे नहीं, मैं किसी को चोट लगी है और मैं क्लीन कर रहा हूँ, उसकी केयर कर रहा हूँ, वो फीलिंग जब उसके अंदर आ जाएगी ना, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिसको ब्लड हैंडल करना है कि नहीं, हमें समझो कि गाड़ी सीखना है, तो ज़रूरी है कि हम एक ही बार में सीख जाएंगे। पहले हम साइकिल चलाना सीखते हैं, फिर हम गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो वैसे फर्स्ट ईयर में कुछ चीज़ें सीखेगा, उसका इंटरेस्ट बनेगा, फिर वो सेकेंड ईयर में, फिर आराम से थर्ड ईयर में ये सब चीज़ें हो जाएगी। हाँ, फिर भी उसको लगता है कि नहीं, मुझसे ये होगा ही नहीं, तो थोड़ा सा काउंसलिंग लेके, लोगों के देख के, या वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उनके साथ भी ऐसी कोई चीज़ हुई थी क्या। मतलब जो स्टूडेंट्स पहले आए हुए हैं उनको भी किसी ऐसे ब्लड की जो चीजें उनसे डर रखता हो, और वो अब यूज्ड हो गए, अब वो उसमें काम कर रहे हैं, तो उनसे बात करवा के, मिलवा के, खुद का एग्जाम्पल, या फिर जो हॉस्पिटल से उधर नर्सेस से बात करके क्या एग्जैक्टली क्या होता है, कैसा, मतलब ठीक है, होता है कि नहीं है। हाँ, तो ये सबसे पहले दिमाग में रखना कि अरे मैं जब ऐसा करने वाला हूँ या करने वाली हूँ तो वो बंदा ठीक होने वाला है। जैसे ये फीलिंग आती है केयर वाली, तो ऑटोमेटिकली सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। एक अच्छी फीलिंग है, बिना किसी लेने देने की, बहुत अच्छी फीलिंग है। और हम कोई बहुत परेशान है, हम उससे बात करते हैं और फिर बोलता है अरे मैडम, सर, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। सिर्फ बात करने से अच्छा लग रहा है तो समझो आप जब उसकी केयर करोगे, अब वो बंदा हील हो जाएगा, फिजिकली फिट हो जाएगा, तब आपको कितना अच्छा लगेगा। ये फीलिंग्स जब आप लेके आओगे नर्सिंग में, मतलब आपको एम्पैथी, सिंपैथी, केयर, ये सारी चीज़ें, और ये ऑटोमेटिकली रहता ही है। हमारे घर में हमारे मम्मी पापा रहते हैं, वो हमारी केयर करते हैं, ब्रदर सिस्टर रहते हैं, हम कभी किसी की केयर करते हैं, हमारे फ्रेंड्स की केयर करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ ना। 2 फ्रेंड्स हैं, साथ में जा रहे हैं, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, तो वो सोचेगा कि अरे इसको तो ब्लड है, मैं देख नहीं सकता, मैं चल लूँ यहाँ से, तो उसका फ्रेंड तो चला जाएगा। उसके बाद की फीलिंग क्या रहेगी? रिग्रेट हो। हाँ, रिग्रेट हो जाएगा ना लाइफ टाइम। मैं उसकी केयर कर लूँ, और ब्लड ही तो हमारे बॉडी का पार्ट है, वो ब्लड कहीं और का तो कुछ नहीं है ना, है ना जी।
मैम आपका जो कॉलेज है शालिनी ताई मेंगे कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिसमें बीएससी और जीएनएम है, तो स्टूडेंट्स आपके ही कॉलेज से क्यों बीएससी नर्सिंग और जीएनएम करें? क्या स्पेशलिटी है आपके कॉलेज की? सबसे पहली बात, अगर कोई नर्सिंग का कॉलेज है तो उससे अटैच और पेरेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। अच्छा, तो हमारे पास पेरेंट हॉस्पिटल है, जो शालिनी ताई मेंगे सुपर स्पेशलिटी इतना बड़ा हॉस्पिटल है, और उसमें पेशेंट की ऑक्यूपेंसी, मतलब सीखना, रियल में जो सीखने के लिए मिलता है जी, तो वो हॉस्पिटल इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो NAC A++ यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे ही तो NAC A++ यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती है। तो यहाँ बच्चे को ना सिर्फ नर्सिंग करना है ऐसा नहीं है, बच्चा रिसर्च कर सकता है, रिसर्च में आगे जा सकता है, बच्चे को कुछ इनोवेट करना है तो वो भी कर सकता है वो बच्चा। और हमारे पास में लैब्स है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स है जो कि PhD है, MPhil किए हुए हैं, फेलोशिप किए हुए हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, और डे टू डे हम ऐसे प्रोग्राम्स लेते हैं फैकल्टी के लिए कि वो और अपग्रेड हो। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, हैंड होल्डिंग रहता है बच्चे का। सपोज एक प्रोजेक्ट देना है किसी बच्चे को ना, तो ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर 25 बच्चों के पीछे लगा हुआ है, ऐसा नहीं रहता है। 5 स्टूडेंट्स रहेंगे और एक टीचर रहेगा, ताकि उसका प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे से। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के साथ साथ हम लोग कम्युनिटी के लिए भी भेजते हैं बच्चों को। अच्छा, मतलब और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा मैनेजमेंट ये सारी चीज़ों के लिए हमें सपोर्ट करता है। ये नहीं है कि कम्युनिटी जाना है तो अपनी गाड़ी करनी, हमें व्हीकल भी प्रोवाइड करता है। मतलब जो भी फैसिलिटी हम हमारे मैनेजमेंट से मांगे, हमारे यूनिवर्सिटी से मांगे, हमारे अथॉरिटी से, वो सारी चीज़ें मिलती है। हमारा कॉलेज जो है ना वो स्टूडेंट सेंट्रिक है। हाँ, जो चीज़ें बच्चे को टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए, वो सारा हमें क्रिएट करके मिलता है। और हम जो भी टीचिंग के लिए मांगते हैं वो सारी फैसिलिटीज हम लोगों को मिलती है यहाँ पर। अच्छा, यस, तो आवर कॉलेज इज बेस्ट वी कैन से। और हम लोग रिकॉग्नाइज्ड भी है ना महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के लिए अप्लाई ही नहीं करते हैं। अच्छा, बट हमारा ऐसा नहीं है। हमारा इंस्पेक्शन, ईयरली इंस्पेक्शंस होते रहते हैं कि अप टू डेट आपकी चीज़ें हैं क्या, रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस है वगैरह। तो मतलब, और टीचिंग बहुत है, मतलब सिखाना बहुत है, टीचर बहुत सिखाते। एक भी क्लास मिस नहीं हो सकती क्योंकि उसकी भी मॉनिटरिंग है। अच्छा, और आजकल मतलब AI का ज़माना है ना, तो हमारे पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स है बच्चों के। आप कहीं पे ऐसा बोल ही नहीं सकते। इवन उनको उनके मोबाइल में उनकी चीज़ें दिखती है। ERP जैसा हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें वो देख सकता है बच्चा कि किसकी क्लास है, कब है, और मेरी फीस कितनी है, कब भरनी है, मेरा एग्ज़ाम कितना है, पूरे साल भर की एकेडमिक कैलेंडर्स है, एकदम अप टू डेट है। हाँ, ऐसा है ना। टीचिंग बोलिए कि बाकी चीज़ें बोलिए। इवन दो अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, स्टूडेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ मंथली होती है। अच्छा, लोगों के यहाँ तो 6 मंथ में होता होगा, नहीं तो ईयरली होता होगा। हमारे यहाँ मंथली स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती है। स्टूडेंट काउंसिल से फीडबैक लिया जाता है कि सब बराबर चल रहा है क्या। अगर एक LCD भी क्लास में नॉट वर्किंग है, वो भी बच्चे हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं और इमीडिएटली हम उसको रिपेयर करते हैं। कॉलेज काउंसिल होती है हमारी मंथली की, स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज है क्या, तो उसमें भी अथॉरिटीज़ रहती है यूनिवर्सिटी की। मतलब जो फीडबैक, मॉनिटरिंग, सुपरविजन का जो सिस्टम है ना वो काफ़ी अच्छा है, जिसमें हम ऑटोमेटिकली घुस गए हैं और वैसा काम करते हैं। अच्छा, अच्छा, और जब ये फाइनल ईयर में पहुंचते हैं तो प्लेसमेंट के लिए बाहर से लोग, हमारे यहाँ से ये सारी चीज़ें होती है। मतलब हमारे यहाँ ना प्लेसमेंट सेल है। हाँ, अगर किसी बच्चे को पुणे में जॉब करना है, मुंबई में जॉब करना है, नागपुर में जॉब करना है, तो वहाँ से लोग आते हैं और इंटरव्यू लेके वो डायरेक्टली, और 100% प्लेसमेंट्स होता है। उनको बाहर जाना है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है। फॉरेन, जर्मनी, फॉरेन, तो जर्मनी जाना है, और कुछ चीज़ें उनको सीखनी, इससे रिलेटेड लैंग्वेज सीखना है, तो उसके लिए भी हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं।